लो बच्चों, कंटिन्यूइंग दी यूनिट 1 ओवरव्यू, ये उसका पार्ट 2, यूनिट 1 का पार्ट 2 ओवरव्यू का। अब देखो, बात करते हैं बिजनेस प्लान क्या होता है। बेटा, अगर आप के जहन में आ जाए कि मैंने बिजनेस करना है, तो पहली चीज़, कोई अक्लमंद आदमी अगर आपको मिले तो वो कहेगा यार जो करना चाह रहे हो उसका एक प्लान बनाओ, डॉक्यूमेंट करो, उसको लिख के कुछ लिख के आइडिया क्लियर करो, क्या बनाना चाह रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, कितना पैसा चाहिए, किस तरह मार्केट करोगे, क्या प्राइसेस रखोगे, क्या तुम्हारी कॉस्ट्स हैं, कहाँ से फाइनेंस अरेंज होगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या तुम्हें इन्वेंट्री चाहिए। जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो यार बिजनेस प्लान है, कहानी ख़त्म, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। इसका पर्पज़ क्या होता है? ऑब्वियसली आपको एक स्टार्टअप इनिशिएटिव मिल जाता है, आप प्लान कर सकते हैं अपने फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं, आप अपनी वर्क फोर्स को, आप अपने मार्केटिंग को, आप अपने ऑपरेशंस यानी प्रोडक्शन डिसीजंस को, आप अपने ब्रेक इवन वो होता है जिस वक्त बिजनेस की सारी कॉस्ट्स पूरी हो जाए, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये सारे इसके पंगे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें आ सकता है की एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस प्लान के। देखो, एक बिजनेस प्लान में जो अभी मैंने बोला वो सब इसके की एलिमेंट्स हैं। बिजनेस का नेम, और ऑब्वियसली ये सजेस्टेड होता है, ये नेम होगा, ये प्रोडक्ट्स होंगे, इतनी टीम चाहिए, इस तरह के स्किल्स चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए, इस शहर में या इस कंट्री में मैं इसकी प्रोडक्शन सर्विसेज दूंगा। ये इसके बेटा की एलिमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग प्लान होता है, ऑपरेशंस प्लान होता है, फाइनेंस प्लान होता है। इसका बड़ा आसान मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो इन चीज़ों को याद रखने का, पेपर में एक क्रिएटिविटी लाने का। आप जिन बच्चों ने बुक को देख लिया हुआ, बुक में 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से कुछ ना कुछ रिलेट करो, बड़े आराम से एक अच्छा आंसर बन जाता है। फिर बेटा आता है बेनिफिट्स और लिमिटेशन। देखें, बेनिफिट्स तो इसके कई हैं। अगेन, जैसे मैंने बात की, स्टार्टअप और बिजनेस को प्लान करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना, अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस और फाइनेंस डिसीजंस को आइडेंटिफाई करना, ये सारी बेनिफिट्स हैं। इससे रिस्क कम होगा, इससे अनसर्टेनिटीज़ कम होंगी बिजनेस के अंदर। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नंबर 1, इसमें टाइम लगता है। अच्छा, ये टाइम कंज्यूमिंग वाला एक ऐसा एलिमेंट है जो हम अक्सर लिमिटेशंस वाले क्वेश्चंस में ज़रूर लिख सकते हैं। नंबर 2, बेटा इसको आपको प्लान करना पड़ेगा, इसके लिए एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए। ये नहीं कि बस बैठे, आपको कुछ भी नहीं आता है बिज़नेस का और आप बस अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट बनाए और आपको लगेगा कि आप जाके इस डॉक्यूमेंट की बेस पे फाइनेंस अरेंज कर सकेंगे और बिज़नेस को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं, क्या आपको बिज़नेस का पता है, कि आपको बिज़नेस के मेन फंक्शंस का पता है, तो उसके लिए कुछ तो स्किल्स चाहिए आपको। नंबर 2, सो यू नीड स्किल्स। नंबर 3, बेटा बिजनेस प्लान की लिमिटेशन ये होती है, अब ज़रूरी नहीं है आपने जो प्लान बनाया वो 100% परफेक्ट हो। देयर कैन बी इनएक्यूरेसीज। हो सकता है आपने जो इन्फॉर्मेशन मार्केट से ली बिजनेस प्लान बनाने से पहले, वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत थी, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं आती थी। फिर हो सकता है आपके बिजनेस प्लान में कुछ ग्रे एरियाज, कुछ मिस्ड आउट कंटेंट हो, जिस वजह से उस बिज़नेस प्लान की बेस पर अगर आप कहें कि आप सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, इट मे नॉट बी अ केस, ज़रूरी नहीं है। ये इसकी लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, बिजनेस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली तो कहानी आती है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स, वैसे पहले 3 थे, अब ये चौथा इन्होंने टांग अड़ा दी है। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नंबर 1, प्राइमरी, हर वो बिज़नेस जो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, फार्मिंग है, फिशिंग है, मिनरल ओर्स में से वो मिनरल्स को ले रहा है, जो नेचर से ले रहे हो, प्राइमरी है। फिर जब उस प्राइमरी रिसोर्स से जो आपको रॉ मटेरियल मिला, जब आप उसको कन्वर्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सेकेंडरी है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी। टर्शरी क्या करता है? वो जो फैक्ट्री ने माल बनाया, अब क्या करना है? अब इसको बेचना है। ये जो जितने भी मार्केट्स हम घूमते फिरते हैं, फर्नीचर से लेके, गाड़ियों से लेके, बेटा एक लाइक नीडल तक, ये सारी मार्केट्स से टर्शरी मार्केट्स हैं। अब यहाँ पर ये क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? ये क्वाटरनरी क्वार्टर से है, क्वार्टर चौथे को कहते हैं। अभी चौथा सेक्टर क्या है भाई? यार इन तीनों सेक्टर्स में गौर से सुनना है, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो, खुद मुझे बताओ, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है? कि बेहतर तरीके से एक्सट्रैक्शन कैसे हो सकती है, बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कैसे हो सकती है, बेहतर तरीके से आप कैसे बेच सकते हैं। ई कॉमर्स आ गई है, AI आ गया, ये सारा जो बेटा रिसर्च, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये वाला जो सेक्टर है, इसको उन्होंने अलहदा करके ना एक क्वाटरनरी सेक्टर कह दिया हुआ है। तो इसके लिए आंसर क्या बनाओगे? बस सिंपली दिस इज द फोर्थ सेक्टर, और दिस सेक्टर इज नीडेड इन नियरली ऑल अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स। है क्या? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू gather information, is to produce information, to research, to develop, to bring new ideas। ये सारा काम। नॉलेज मैनेजमेंट एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। उसके बाद बेटा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। देखो यहाँ पर टू द पॉइंट बात करूँगा,
अगेन चूंकि ये ओवरव्यू है, फंसना नहीं है, ये नहीं समझना कि ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई। टू द पॉइंट बात करूँगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की चीज़ें ना पता हो, गंदे बच्चे हो, किताब पढ़ा करो, टीचर्स की बात सुना करो। देखो, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन को बेनिफिट करना होता है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आमतौर पे वो टैक्स फंडेड होती हैं, उनको म्यूनसिपल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। आपके फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट की गाड़ी आती है और वह सफाइयाँ कर जाते हैं, कोई गाड़ी आती है और वो रोड बिछा जाते हैं, गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट आता है और वो आके जनाब सड़कों पे लाइटें लगा के आपसे पैसे पकड़े, नहीं पैसे पकड़े, कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस से आ रहे हैं। ये म्यूनसिपल एंटरप्राइज है, दिमाग में ये वर्ड रख लो। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, अगर आप उनका प्रोडक्ट लो तो वो मुफ्त नहीं मिलेगा, आपको फौरी पे करना है। पाकिस्तान की रेलवेज़ में ट्रैवल कर लो, टिकट लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आप बिजली का एक कनेक्शन ले लें बेटा, आपको वो मीटर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और जितनी बिजली कंज्यूम की पे करना पड़ेगा। ये क्या, ये तो टैक्स फंडेड नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सीधा सीधा ट्रेड कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन अगेन इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी के अंदर जितना रहा जा सके। इसलिए कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी टैक्स का पैसा मिल जाता है अगर बेचारे बहुत बुरे हालत में चल रहे हो। जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ है, कभी सुना नहीं है कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि वो अपने खर्च पूरे कर रहा हो, तो वो टैक्स का पैसा खा रहा होता है। इनको पब्लिक कॉरपोरेशंस कहते हैं। तो दो हो गए, म्यूनसिपल एंटरप्राइजेस टैक्स फंडेड है, पब्लिक कॉरपोरेशंस वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक कॉरपोरेशंस वर्ड गौर से सुन लो, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स फंडेड तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन वो ट्रेड करते हैं प्रोडक्ट्स हैं और रेवेन्यू के थ्रू वो उनको मेंटेन किया जाता है। अब आगे बात प्राइवेट सेक्टर की। देखो, प्राइवेट सेक्टर में अब मैं इस वक्त ना तुम पर कुछ छींटे मारने लगा हूँ, तेज़ से बर्दाश्त करना। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ पहले सिंपल मैं आपको बताऊंगा। सोल ट्रेडर प्राइवेट सेक्टर की एक बिजनेस टाइप है। पार्टनरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। तीसरा बेटा इसमें आता है, वो एक अजीब सी कैटेगरी है, फैमिली बिजनेसेस। फैमिली बिजनेसेस देखो कोई यूनिक सेक्टर नहीं है, ये एक सोल ट्रेडर भी फैमिली बिजनेस हो सकता है। अब्बा जी थे, वो छोड़ गए, वो बेटा आ गया, बेटा उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे आ गए, वो छोड़ गया, तो ये सारा फैमिली बिजनेस है। ठीक, चाचा मामा ताए वो सारे जादू वाली फूफो वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, सही। तो ये सब फैमिली बिजनेस है। इसके लिए इसको कोई यूनिकली ये ना सोल ट्रेडरशिप है ना पार्टनरशिप है, ये कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बुक में चूंकि इसलिए मैंने आइडेंटिफाई कर दूँ, आगे चल के आएगा। तो सोल ट्रेडर सिंगल ओनर को कहते हैं। पार्टनरशिप्स जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 ओनर्स होते हैं। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी है, इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स नहीं कहना यहाँ पर। और इससे बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेटा, इसमें मिनिमम 7 से कम पर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती शुरू करने की। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं होती। क्यों? ये स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच के कई लोगों को शेयर्स बेच सकते हैं। इसके अलावा सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फिर फ्रेंचाइजिंग है आपके सिलेबस में। जैसे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, हार्डीज़ हैं, ये सब जो आपके पेट ख़राब कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये सब फ्रेंचाइजीज़ हैं। किसी बिज़नेस से इजाज़त, लाइसेंस ले लेना कि आप उस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर लें, ये फ्रेंचाइज है सिंपल वर्ड्स में। फिर इसी तरह बेटा आपके सिलेबस में जॉइंट वेंचर्स हैं। जॉइंट वेंचर्स कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज या बिजनेसेस मिलके कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर लें। इसकी मैं जल्दी से एग्जांपल दे दूं, अब तो पुरानी बात होगी। टोयोटा और डायहेट्सो एक कंपनी थी, इन्होंने मिलके पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च की थी, अब वो भी बंद हो गई हुई है, कोरे। अब इन दोनों ने मर्ज नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात, मर्ज नहीं किया। ये नहीं हुआ कि टोयोटा डायहेट्सो मिल गए और बाकी सब इन्होंने ख़त्म कर लिए, नहीं, इन्होंने कहा यार हम अपना अपना काम करते हैं लेकिन मिल के चलो एक गाड़ी बना लेते हैं अलहदा से। इसी तरह सोनी कंपनी और एरिक्सन कंपनी, ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ में डील करती हैं। इन्होंने मिलकर एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम सोनी एरिक्सन था, वो एक जॉइंट वेंचर था। ये बेटा आपके प्राइवेट सेक्टर में ऐसी मखलूक है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स के लिए एक और वर्ड वो यूज़ कर जाएगा, उस पर घबरा नहीं जाना, पेपर में पसीने नहीं निकालने। स्ट्रैटेजिक कह देता हूँ, स्ट्रैटेजिक अलायंस। अगेन देखो, स्ट्रैटेजिक कहते हैं सोच समझ के कुछ करना, अलायंस मिलना। तो जब डिफरेंट कंपनीज मिलके कुछ कर रहे होते हैं, आमतौर पे ये रिसर्च के लिए कई कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं। पाकिस्तान में हो सकता है इंटरलूप या इब्राहिम ग्रुप मिलके किसी चीज़ के लिए रिसर्च पे इकट्ठा हो जाए, स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ, ये थर्ड में बात करता है द रीजंस फॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द
चेंजिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्टर्स। यहाँ पर वो ये कह रहा है, पेपर में आ सकता है कि क्यों किसी कंट्री में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है, किसी में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, ये क्यों बेटा? उसकी रीज़न ये है। देखो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, कस्टमर को बहुत ध्यान दिया जाता है और हाईली कंपेटिटिव फर्म्स होती हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अक्सर इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्लो होती हैं क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स पर फोकस नहीं है, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें मिलनी है, बट जिस वजह से फिर प्रॉब्लम आती है, इनकी सर्विसेज स्लो हो जाती हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और ये अक्सर पैसों से बेचारे परेशान बैठे रहते हैं, टैक्स मांगते रहते हैं। सो इट वेरीज़ किसी कंट्री में। अगर एक कंट्री बहुत अच्छा, अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हैं तो नेचुरली वाई नॉट, फिर आप चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट की रेलवे, गवर्नमेंट की बस, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी यूज़ करें बिकॉज वो सस्ती होगी, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा शायद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। बट अगेन आजकल की जो दुनिया है इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिव है क्योंकि बहुत रिसर्च है, बहुत टेक्नोलॉजी चल रही है, एंड हेंस येस प्राइवेट सेक्टर हैज़ क्वाइट एडवांस्ड। अब ये आप इस थर्ड बुलेट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स को सामने ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बिजनेस ओनरशिप ध्यान से सुनना है, ये जो मैंने अभी नाम लिए थे अब मैं इनको जल्दी से हाईलाइट कर रहा हूँ। जो सोल ट्रेडर होता है इसमें सिंगल ओनर होता है, सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, सारे डिसीजन मेकिंग उसने करने हैं, और प्रॉब्लम फिर यही है कि इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि ये अपने लॉसेस को किसी से शेयर कर सके, इतने आइडियाज़ नहीं होंगे, इस पर बर्डन ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ पार्टनरशिप में याद रखो 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 20 लिमिट है पार्टनर्स की, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और इस बार वो सोल ट्रेडर के जो बेनिफिट्स थे यहाँ पर एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, और सोल ट्रेडर की प्रॉब्लम्स इस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स हैं। कैसे? पार्टनरशिप्स में लॉस शेयर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग आप शेयर कर सकते हैं, वर्कलोड शेयर हो जाएगा, आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस पर फोकस कर सकते हैं। आपका एक पार्टनर मार्केटिंग में अच्छा है, दूसरा फाइनेंस में अच्छा है, तीसरा में भी ऑपरेशंस में अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वही लड़ाई झगड़े बेटा, जहाँ 4 लोग इकट्ठे होंगे सर फूटेगा। डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, और फिर एक वो जो फ्रॉड, उसको इसके लिए बड़ा खूबसूरत वर्ड है एम्बेजलमेंट, EMBEZZELMENT। तो ये इसके पंगे। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं अगेन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, ये इनकॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं। आप कहेंगे सर ये कहाँ से ले आए? नहीं, मैं कहूँगा यार प्लीज़, मैं ये उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा जो पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ इसके लिए वापस जाओ, चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बेनिफिशियल है जो बुक पढ़ चुके हैं, जो अपने टीचर्स को सुन चुके हुए हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं। प्राइवेट लिमिटेड बिजनेसेस जो होते हैं बेटा ये इनकॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं, और इसी के साथ मैं नाम ले लूँगा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं ये भी इनकॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं। अब इन दोनों के साथ क्या लग रहा है? कंपनीज़। जहाँ कंपनी लग रहा है वहाँ एक वर्ड याद रखो, इनकॉर्पोरेट, INCORPORAT। ये क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन बेटा 2 वर्ड्स हैं, मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता, बस सुनो। इनकॉर्पोरेट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें नंबर 1 जिसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। अब ये क्या है? आई होप आप बच्चों को पता हो कि बेटा वो ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट में अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पावर रखते हो। अब आप कहें हाय सर में दर्द हो रही है क्या? और मैं कहूँगा देखो मेरी बात सुनो, फ़र्ज़ कर लो अगर एक टीचर है आपका और वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, रूट्स में पढ़ा रहा है, फ्रोबेल्स में पढ़ा रहा है, बीकन हाउस में पढ़ा रहा है। अभी जो मैंने नाम लिए अगर इनमें से किसी में पढ़ा रहा है तो टेक एन एग्जाम्पल, चलो एक टीचर है वो रूट्स में पढ़ा रहा है, ठीक, और रूट्स को जिस फैमिली ने, जो बेटा जिसका ये बिज़नेस है वो लाइक मुश्ताक फैमिली है, ठीक है, दी मुश्ताक फैमिली। अब इमेजिन कर लो, अब आप मुझे बताएं मुश्ताक फैमिली का बिज़नेस है रूट्स में एक टीचर है। ये टीचर किसका एम्प्लॉई है? अगर ये रूट्स प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ये टीचर मुश्ताक फैमिली का एम्प्लॉय नहीं होगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट रूट्स के साथ होगा। तो यहाँ पर जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, जैसे इंटरलूप है, जैसे इब्राहिम है, जैसे ये KFC है, ये सोनी है, ये टेस्ला है, इन सब बिजनेसेस के ओनर्स के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बिजनेस खुद अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहते हैं। दूसरी बात, इन कॉर्पोरेट बिजनेसेस का दूसरा बड़ा फीचर ये होता है इनके ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जल्दी से सुन लो ये क्या होता है। देखो फ़र्ज़ कर लो तुम में से किसी ने टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 2 लाख रुपए के, ठीक है। अब वो शेयर्स तो खरीद लिए 2 लाख रुपए में, ठीक है, तुम शेयर होल्डर बन गए। कंपनी पे लोन था 2 करोड़ रुपए का, और कंपनी फ़र्ज़ कर लो तबाह हो जाती है, डूब जाती है।
अब आप बताएं आप फिर कितना नुकसान पूरा करेंगे कंपनी के 2 करोड़ में से। वेल अगर टेस्ला एक पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, वैसे पब्लिक लिमिटेड है, अगर टेस्ला एक लिमिटेड कंपनी है तो गौर से सुन लें, अभी पूरी दुनिया में धोखा चल रहा है, क्या करें, अल्लाह बचाए। तो बेटा आप एज अ शेयर होल्डर इस कंपनी के उधार पर, इस कंपनी के कर्ज़ों का 1 रुपया भी आपके ज़िम्मे नहीं है, मौजें करो। आपने सिर्फ शेयर्स की पेमेंट करनी है, कंपनी का उधार आप पर नहीं होता। तो आपकी लाइबिलिटी कहते हैं जो वापस करना है, आपकी लाइबिलिटी एक लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड होती है। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा बात को मैं नहीं बढ़ा सकता, टाइम वेस्ट होगा, शार्पली इसको गो थ्रू करना है। अच्छा इसके बाद बेटा फ्रेंचाइजीज़ को जैसे मैंने अभी पहले बताया, अगेन आप किसी पॉपुलर इस्टेब्लिश्ड बिजनेस से लाइसेंस ले लेते हैं कि आप उसके प्रोडक्ट्स को ट्रेड करके आप भी पैसा कमा लेंगे। जिसका बिजनेस है ओरिजिनल वो फ्रेंचाइजर, और जिसको लाइसेंस मिला वो फ्रेंचाइजी। फिर कोऑपरेटिव्स, ये वो चीज़ है जो अक्सर बच्चों के गले में अटकता है, वो सही तरह से वो इसको स्वॉलो नहीं कर पाते, निगल नहीं पाते। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, इसके लिए मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो आप में से वो बच्चे जो किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, और अगर वहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, अगर एक सोसाइटी बनी हुई है, क्या हो रहा होता है सोसाइटी में, खुद बताओ मुझे। एक मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहाँ पर घर हैं, लोग रहते हैं, वो हर महीने कुछ पे करते हैं। क्यों पे करते हो भाई, क्यों पे कर रहे हो? इसलिए पे करते हो ताकि चलो कभी कुछ सड़कों की मरम्मत सोसाइटी की करवा लेंगे, कभी सीवरेज ठीक करवा लेंगे, कभी कुछ पार्क शार्क्स में खूबसूरत पौधे लगवा लेंगे, सोसाइटी को बेहतर से बेहतर कर लेंगे। अच्छा ठीक है, उससे क्या होगा, सबको फ़ायदा मिलेगा, सबके ज़रा लिविंग स्टाइल अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या प्रॉफिट्स भी होंगे? नहीं, कोई प्रॉफिट्स नहीं। तो मेंबर्स करते क्या हैं, मेंबर्स हर महीने एक सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, इसको पूलिंग ऑफ रिस्क कहते हैं, कि सारे मिलके वो पैसा इकट्ठा करेंगे और सबका रिस्क होगा और सब पैसे डालेंगे। पूल कहते हैं जमा करने को, पूलिंग ऑफ रिस्क। क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट्स के लिए? नहीं, नो। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव का? बेनिफिट्स लेना। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? डेवलपमेंट, बल्क माइंड मिलकर कर ली, स्मॉल स्केल नहीं कर सकता था, अकेला आदमी सड़क नहीं बना सकता। इसी तरह बेटा कई स्मॉल ट्रेडर्स, और आजकल के दौर में कई लार्ज फर्म्स भी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कई छोटे छोटे ट्रेडर्स मिलके एक बड़ा कोऑपरेटिव बनाते हैं और उसके थ्रू मिलके बाय कर लेते हैं। अब जब इतने बड़े लेवल पे बाय किया तो डिस्काउंट्स आए, डिस्काउंट से सबको फ़ायदा हो गया, ये होता है कोऑपरेटिव। ठीक हो गया, इस पर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। फिर जॉइंट वेंचर्स बेटा जैसे मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया, व्हेन 2 or more firms share their resources for a new project। इसके एग्जांपल में सोनी एरिक्सन आप ले लें, पुरानी एग्जांपल में आप कोरे गाड़ी अगर आप लोगों ने देखी हो, वो टोयोटा और डायहट्सो का जॉइंट वेंचर था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको मर्जर नहीं कहना, क्योंकि मर्जर की एग्जांपल में आप मोबिलिंग और वारिद को ले लो, ये दोनों मिलके एक कंपनी बन गए। अगर आप एक कंपनी ना बने और अलहदा से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिलके, तो वो जॉइंट वेंचर है। फिर सोशल एंटरप्राइज, याद रखो सोशल एंटरप्राइज ऐसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को कहते हैं जिसमें 2 बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, ये प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, ट्रेडिंग करता है, ये वेलफेयर या चैरिटी नहीं होता। अक्सर बच्चे लिखते हैं और ये गलत है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं। लेकिन नंबर 2, ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे फिर कुछ गलती करते हैं, वो कहते हैं जी चैरिटी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं औरतों पे, और नहीं भाई, ये सोसाइटी को जॉब्स दे के बेनिफिट करते हैं। तो एक्चुअली एक सोशल एंटरप्राइज एक्सपेंशन करता है, बिजनेस को बढ़ाता है, और उसमें जब जॉब्स क्रिएट करता है तो वो यहाँ पर क्लेम करता है जी मैंने मुआशरे को बड़ा फ़ायदा दिया। ये सोशल एंटरप्राइज होता है। फिर उसके बाद बेटा आ गया दी अप्रोप्रिएटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। ये अभी जो सारी ऊपर मैंने बात की कि कौन सा कब ठीक है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं, आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, सोल ट्रेडर। आप बड़े थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, मे बी पार्टनरशिप। आप अपने आप को लाइबिलिटी को थोड़ा सा इम्यून होना चाह रहे हैं, बिजनेस को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये जो आजकल धोखा चल रहा है, तो मैं प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बेटा अगेन जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, आई होप सो उसमें से यू कैन पिक सम कंटेंट। बाकी ऑब्वियसली बुक को और जिस टीचर के भी नोट्स हैं उनको डिटेल में देखो, जर्नल कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर दिया हुआ है। आगे बेटा बढ़ते हैं, साइज ऑफ